सुप्रभात, नमस्कार। मैं अभिजीत कुमार पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे जाने माने कार्यक्रम जिसका नाम है सोच हम सबकी। और आज हमारे साथ हैं श्री विलास गिरी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे कार्यक्रम में जिसका नाम है सोच हम सबकी। इससे पहले कि हम लोग अपनी बातें शुरू करें, एक छोटा सा परिचय मैं आपको देना चाहता हूँ। सिवान शहर से सुदूर ग्रामीण इलाके में भव्य इमारत के साथ विज्ञानानंद केंद्रीय विद्यालय किसी परिचय का मोहताज नहीं। आज से 30 वर्ष पहले सर ने एक छोटा सा ज्ञान का दिया जलाया था विज्ञानानंद केंद्रीय विद्यालय के रूप में, और आज विज्ञानानंद केंद्रीय विद्यालय का प्रकाश पूरे जिले को प्रकाशित कर रहा है। तो आज हम बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने बहुमूल्य समय हमें दिया। बड़ा अच्छा लग रहा है, काफी मशक्कत के बाद आज हम लोग शूट कर पा रहे हैं। आपका भी कार्यक्रम थोड़ा सा बिजी था, खैर बहुत अच्छा लग रहा है। सर पहले थोड़ा सा अपने बचपन के बारे में बताइए, बचपन कैसा रहा आपका? देखिए, मेरा बचपन सामान्य रहा। सब लोगों के बचपन की तरह से भी कोई मेरे साथ विशेष घटनाएं नहीं हुई या विशेष बातें नहीं हुई। जैसे सामान्य इस गांव के सारे लोग रहते थे, मैं रहा। हाँ, ये बातें थी कि सोच कुछ विशेष था उस समय भी। बचपन में भी मेरा सोच कुछ थोड़ा अपने दोस्तों से मैं अभी अनुभव करता हूँ तो थोड़ा सा कुछ अलग था, और नहीं तो बाकी कुछ सारी बातें। पारिवारिक परिवेश कैसा था? मतलब पारिवारिक परिवेश, मेरे पिताजी चूँकि संस्कृत के और स्वतंत्रता सेनानी थे, भाषाओं के कई भाषाओं के अच्छे जानकार थे, इसलिए एक नेशनल फीलिंग वाली बात हम लोगों के मन में शुरू से थी। क्योंकि वे भी अपनी कहानी, अपनी ज़िंदगी की कहानी जो भी था वो स्वतंत्रता की बातें, यहाँ ऐसे हुआ, अंग्रेज द्वारा ऐसे उनको प्रताड़ित किया गया या इस तरह से परेशान हुए। उनका परिवार जो मुख्य रूप से रीठ के वो रहने वाले थे, पूरे परिवार, उनके फादर, उनके मधुसूदन पांडे, चंडी पांडे, ये लोग भाई लोग थे, वो लोग भी बहुत गरीबी के दौर से गुजरे और अंत में बीमारी के कई शिकार होकर के, उस समय कोई तरह का मेडिकल एड वगैरह भी ज़्यादा नहीं था, तो वे सब लोग लगभग ये जेल में थे। उसी समय वे सब लोग मर गए, और या भी मेरे बाबा भी। तो एक उनके अनुसार ये थोड़ा सा एक राष्ट्रीय हित में कुछ सोचने की आदत उनके द्वारा ये बचपन से मिला आपको, विरासत में ये मिला, और उनका भी जीवन काफी संघर्षपूर्ण रहा। हाँ, उसका असर आप पर भी पड़ा। मतलब देखा आपने कि पिताजी के जीवन में काफी संघर्ष रहा, काफी, और देश के प्रति उनमें था कि मतलब देश हित के लिए कुछ ना कुछ। ये चीज मैंने बचपन से विरासत में आपको मिला। अच्छा, ये विद्यालय जो आपने ये विज्ञानानंद की शुरुआत का थोड़ा सा कहानी बताइए, कैसे किस तरह से आधारशिला रखी गई इसकी? एक्चुअली मैं प्रभुनाथ सिंह जो महाविद्यालय है छपरा में, उसमें मैं लेक्चरर था। बाबूजी ही हमको वहाँ ले जा करके, प्रभुनाथ बाबूजी से अच्छा परिचय था, तो वहाँ वो हमको रख दिए थे। लेकिन वहाँ का माहौल कुछ ऐसा था, बड़े बच्चे आते थे, कॉलेज के बच्चे थे, जिनको सुधारना हमको ये लगा कि मैंने ये जो एजुकेशन लाइन में कैच विथ यंग थ्योरी जो एक है, बड़ा इम्पोर्टेंट है, बड़ा उसको माना भी जाता है और सही भी है कि शुरू से ही अगर किसी चीज़ को बूढ़ा शुगा नहीं पोष मानता, वैसी स्थिति वहाँ थी। वहाँ के बच्चे जो थे, हम जो चाहते थे जिस तरह के कल्चर के बने, पढ़ाई का क्या उद्देश्य है, केवल एक 6 इंच लंबा चौड़ा एक कागज़ का सर्टिफिकेशन नहीं, बल्कि उसके जीवन में उस तरह के पढ़ाई के जो हैं, जो लक्षण हैं उनमें दिखाई दे, उसमें ईमानदारी हो, उसमें नेशनल फीलिंग हो, वो स्वस्थ रहे, वह ईमानदार हो, सच्चा हो। तो ये वहाँ बनाना बड़ा मुश्किल था। और दूसरी चीज़ कि मेरे पिताजी भी यहाँ बहुत पहले एक जो खोले हुए थे विद्यालय, तो उनके मरने के बाद उनकी सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में मैं सोचा कि क्यों न यहीं विद्यालय शुरू करें। और मेरे बाबूजी के कुछ लोग उस समय के जो सहयोगी थे,
उन लोगों का भी बड़ा सहयोग मिला। तो वे लोग कहे कि यहाँ ही खोलिए और यहाँ एक अच्छा शिक्षण संस्थान चलाया जाए, इसलिए मैं वहाँ छपरा से आकर के और यहाँ शुरू किया। और जब मैंने सहयोग बहुत ज़्यादा मिला, पहले ही दिन यहाँ करीब 250 एडमिशन शुरुआत शुरुआत ही 90 के दशक में। हाँ 90 के दशक में यहाँ हुआ। और यहाँ बड़ा मैंने एक उत्साह हुआ, क्योंकि हमको सब लोग, हालांकि उस समय फीस हम लोग 10 रुपया मात्र रखते थे पर माह एक छात्र का, और कुछ नज़दीक के ही अपने ही जो लोग शिक्षक थे वे लोग इसमें से, लेकिन वो सब डिवोशन था और बच्चे भी जो थे बहुत मन लगा के काम किए। और आज वो सब सेटल्ड हैं या नहीं सेटल्ड हैं, वे अच्छे बच्चे, एक अच्छा इंसान के रूप में आज जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कहीं उनको कोई विद्यालय खोलने का उद्देश्य ही था कि जो बच्चे इसमें से निकले एक अच्छे नागरिक, उनमें ईमानदारी जी, निष्ठा हो, श्रद्धा हो, एक अच्छे व्यक्ति बने। ये जरूरी नहीं कि कोई अचीवमेंट। अभी जो गला काटू कंपटीशन माहौल चल रहा है 2010 के बाद, मैं भी देख रहा हूँ कि बच्चों को बचपन से प्रेशराइज किया जा रहा है आईएएस बनने के लिए। सबका यही है कि मेरा बच्चा आईएएस बनने, लेकिन आपका जो उद्देश्य था, आप वहाँ महाविद्यालय जब आए तो आपको लगा कि एक ऐसा विद्यालय हो जहाँ से जो बच्चे निकले अच्छे नागरिक। प्रथम प्राथमिकता यही हो कि अच्छा नागरिक बने, स्वस्थ नागरिक बने। वो डीएम भी बन सकता है, डीएम भी बहुत डीएम बन जाते हैं, नहीं अच्छा इंसान तो बने। हाँ, बहुत बीमार डॉक्टर हैं जो खुद बीमार हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि पहले स्वस्थ हो और वो एक अच्छा व्यक्ति हो, उसके बाद वो उसका दूसरा तीसरा जो अचीवमेंट हो करे, लेकिन पहले तो इतना अचीव जरूर कर लीजिए। बहुत ही सच्ची नीयत से मतलब विद्यालय का नींव डाला गया है और विद्यालय में बहुत अच्छे बच्चों को दिया भी है। हर क्षेत्र में बच्चे, हर क्षेत्र में फिल्म, अभी 27 अभी तक यहाँ से इस स्कूल से 27 MBBS निकल चुके हैं। बताइए, इस गांव में, मेरे गांव में हमारे समय में ग्रेजुएट लोग नहीं होते थे, तो अभी MBBS है। मकरियार एक छोटा सा पवल का गाँव है, यहाँ 2 MBBS पिछले साल ही एक लड़की निकली है, वो PMCH से अभी उसका चल रहा है फर्स्ट ईयर। तो मैंने हर साल 2-1 करके बच्चे निकलते हैं, या IITN भी हुए हैं, सिविल सर्विस में भी हैं। इसी गांव की एक लड़की है जो अभी DSP है, इसी गांव की एक लड़की DSP है। तो इस तरह से जो उद्देश्य था, सर्विस में भी गए हैं। और ऐसे भी जो है सो बड़ा सुखी और आनंदित जीवन, जो जीवन का लक्ष्य है, वो लक्ष्य के तरफ आए। ऐसा नहीं कि उनको पैसे नहीं है तो बड़े परेशान हैं, कहीं धोखाबाजी करते हैं, कहीं कुछ ऐसा नहीं। वो बच्चे जो है विद्यालय में एक मैंने माहौल देखा खेल को लेकर, बाकी विद्यालयों में भी देखता हूँ, लेकिन थोड़ा सा मुझे आप बताइए कि जो ये शूटिंग रेंज वाली जो बात है, मैंने देखा है कि आपकी काफ़ी मतलब निष्ठा रहती है उसको। थोड़ा इसकी कहानी कहाँ से ये जागृत हुई और इस अचीवमेंट तक यहाँ देखा जाए, खेल वही मैं कह रहा हूँ, ये विद्यालय का मोटो है कि कैरेक्टर हेल्थ एजुकेशन। इस विद्यालय का जो मोनोग्राम है उस पर लिखा हुआ है कैरेक्टर हेल्थ और एजुकेशन। एजुकेशन को मैं थर्ड पॉइंट रखा हूँ, तो पहले कैरेक्टर और सेकंड हेल्थ। अब हेल्थ के लिए खेल कूद का होना बड़ा इम्पोर्टेंट है। हाँ, हेल्थ कभी भी हॉस्पिटल या डॉक्टर से नहीं लिया जा सकता। बीमारी ठीक कराई जा सकती है, लेकिन स्वास्थ्य का मतलब होता है कि वो बीमार पड़े ही नहीं। तो वो फील्ड से ही, वो खेल के मैदान से ही मिलेगा। कोई पैथोलॉजी, कोई हॉस्पिटल, कोई डॉक्टर उसको नहीं प्रोवाइड करा सकता है। अपने यहाँ अब जो है, अभी जो है सरकार, बिहार सरकार या केंद्र सरकार भी बड़ा इस पर ध्यान दिए हुए है और खेलों का विकास हो रहा है। लेकिन उस समय भी मैं खेलों के महत्व को इसलिए समझा कि मैं 1-2 किताब पढ़ा उस समय, फिजिकल एजुकेशन सिस्टम इन USSR और दूसरे जर्मनी का भी। तो वहाँ ये लगा कि वहाँ सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है खेल पर, और जो देश खेल में आगे है वही शिक्षा में, इकोनॉमी में, हर दिशा में आगे है। हाँ, वो अगर ओलंपिक का चार्ट देखा जाए तो रियली वो उस तरह से, जिस तरह से मेडल उसी तरह से मिलते हैं जिन देशों को जो जितने विकसित देश हैं।
तो विकास के लिए बड़ा खेल आवश्यक है। एक स्वस्थ नागरिक ही किसानी कर सकता है, एक स्वस्थ शिक्षक ही अच्छे से पढ़ा सकता है, एक प्रशासक स्वस्थ रहेगा तभी वो प्रशासन भी कर पाएगा। तो उसके लिए मैं खेल को समझाया, और खेल को शूटिंग तो मेरा थोड़ा फेवरेट था, क्योंकि ये जो है शूटिंग खेल ज़्यादा शिक्षण से जुड़ा हुआ खेल है। शूटिंग को कहते हैं कि ये 60% मेंटल गेम है और 40% जो है ये फिजिकल शारीरिक है। और ये केंद्रित होना जो पढ़ाई में बड़ा इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ माइंड। तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ माइंड माना जाता है दो खेलों में, शूटिंग में और ड्राइविंग में। वहाँ आदमी बड़ा केंद्रित होता है, उसका ध्यान केंद्रित। हाँ, और लक्ष्य को मतलब हाँ 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 लक्ष्य भेदन तो एक मतलब तरह का समझ आया हाँ, है बिल्कुल, बिल्कुल। कि मेडिटेशन वो ध्यान आपका केंद्रित करता हाँ, है, हाँ। सेंट्रलाइज करना पड़ता है। तो इसलिए उस पर अगर आप ज़्यादा ध्यान दें। ऐसे वेट लिफ्टिंग का पूरा जिला भर का जितने सरकारी हाँ, विद्यालय और सब भी हुआ था, या और तीरंदाजी का भी, या वॉलीबॉल का भी, फुटबॉल का भी, और सब खेल भी यहाँ हम लोग लगाते हैं। लेकिन ज़्यादातर ये शूटिंग का इसलिए कि अभी देख रहे हैं कि जो भी मेडल इंडिया को मिल रहा है, जी जी। तो शूटिंग हुआ, रेसलिंग हुआ, वेट लिफ्टिंग हुआ, तो उसी को ज़्यादा हम लोग चाहते हैं। हालांकि बच्चे क्रिकेट खेलना ज़्यादा चाहते हैं, हाँ। जबकि क्रिकेट में खेल की परिभाषा में नहीं आता है। हाँ, खेल के लिए जैसे शारीरिक कई फिजिकल क्वालिटीज़ हैं कि स्ट्रेंथ, स्टेमिना, एंडोरेंस, बैलेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी। जैसे एक सांड को ताकत है, एक घोड़े को दम है, एक बंदर को संतुलन है, एक सांप में लचकता है, एक बिल्ली में फुर्ती है। तो ये भिन्न भिन्न गुण जो है वो पैदा करने के लिए वो खेल का होना बड़ा जरूरी है। और इसीलिए हम यहाँ खेल पर बच्चों का हम प्रैक्टिकल ये मेरा एक्सपीरियंस है कि जो बच्चे थोड़ा सा नोटी हैं, पढ़ने में मन नहीं लगाते हैं, अगर खेल के तरफ उसे ले जाया जाए तो निश्चित रूप से अनुशासित हो जाते हैं और फिर पढ़ाई भी ठीक से करने लगते मैंने सुना है सर आप पहलवानी भी किया करते थे। हैं। थोड़ा पहले की बात है, हाँ सही कह रहे हैं। थोड़ा यहाँ का माहौल ऐसा था, इस गांव में 5-5 अखाड़ा था पहले। उस समय मैं ये बात कह रहा हूँ लगभग 74-75 की, 70 के दशक। तो ये इस गाँव में वो 70 का दशक तो हमारे पूरे देश के लिए विकास का समय था। इंदिरा जी का जमाना था, अमिताभ बच्चन का जमाना था, और आप लोग भी यंग हो रहे थे। हाँ, तो इस गांव में एक एनवायरनमेंट था, माने लोग लड़ते थे खूब। तो उसी दौरान में यहाँ जो अभी स्कूल है, यहाँ भी एक अखाड़ा था। तो भिन्न भिन्न गाँव से, नौवापाली से, धनौती से, हाटपा से, श्यामपुर से, चकरा से यहाँ लोग आते थे। और लड़ने का एक जो माहौल था, तो उसी में हम भी थोड़ा पढ़ के और उसमें कुछ लड़ते थे। और लड़ना, कुश्ती वगैरह जो है वो एक शुरुआती दौर में हमको लगा कि एक अच्छा काम है। वो आदमी उसी के तरफ, किसी दूसरे तरफ नहीं जा पाता है। उम्र की इस पड़ाव में भी आप में ये जो मतलब डेडिकेशन दिखता है, या आपसे मिल के जो ऊर्जा हम लोग को भी मिलती है, मतलब मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो खेल और वो रुचि ही है कि उम्र के इस पड़ाव में भी आप जिंदा दिल हैं। जी, और लगता ही नहीं है कि उम्र का कोई असर है। हाँ। आपसे मिलकर हम लोग ऊर्जा प्राप्त होती है। आप एकदम सही कह रहे हैं इस बात को। वो चीज खेल से कहीं ना कहीं, हाँ, खेल एक सच्चा जो स्पोर्टमैन स्पिरिट जिसके भीतर हाँ। आता है, तो वो बूढ़ा नहीं होता है, और हार नहीं मानता। दिन तक हार वो कुछ करने की कोशिश उसकी रहती है। एकदम सही ये कह रहे हैं। चीजें सही हैं। अच्छा, एक और बताऊंगा आपकी, पूछना चाहूंगा आपकी रुचि पर, किताबों का पढ़ने का शौक है आपको। ये चीज बड़ा अच्छा लगा हमें कि इस दौर में भी, आज भी आप बीमार होने पर भी या कैसे भी मतलब समय मैनेज करके किताब जरूर पढ़ते हैं। ये रुचि कहाँ से मतलब आप? अवकाश के समय को मैं समुचित उपयोग करने के लिए, अब जैसे पहले तो मैं खेल में ही ज़्यादा देता था, लेकिन अब उतना आदमी शारीरिक सक्षम नहीं है कि ज़्यादा समय खेल में दे पाए। तो इसलिए उस समय को मैं किताबों के पढ़ने में, जो किताबों से बहुत कुछ मिलता है हमको। तो और ये माहौल भी था पहले का। मेरे फादर भी बहुत सारी किताबों का संग्रह था,
एक बार तो उनके शहर लाइब्रेरी को अंग्रेज जला दिए थे, वो भी किताबें अभी हैं आधी जली जली। पिताजी के लाइब्रेरी को अंग्रेज जला थे? अंग्रेज यहाँ जला जला थे? बरौली नहीं, यहाँ नहीं। हाँ। वो पहले वहाँ वो एक गुरुकुल चलाया करते थे हाँ। बरौली में, गोपालगंज वाला बरौली? हाँ गोपालगंज। अच्छा अच्छा। तो श्री कृष्ण ब्रह्मचर्य आश्रम नाम से तो वो एक गुरुकुल चलाया करते थे। तो उसमें एक बार ये लोग कुछ माने अंग्रेजों के खिलाफ में कुछ किए थे। तो वहाँ से उस समय वो बताते थे कि उस समय वो अफ्रीकन टॉमी वगैरह तरह के फोर्स वगैरह आए हुए थे, जो आए गाड़ी पर भान पर एक ही बार, और ये लोग तो भग गए। तो भग जाने के बाद वही किताबें थी लाइब्रेरी वगैरह में, तो उसी में आग लगा दिए। अभी भी कुछ किताबें आधी जली हुई हैं। हाँ, मेरे पास है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग हाँ। चीज आपने बताया बातों को। तो मतलब किताबें पढ़ने का शौक बचपन से ही था, हाँ। और वो कहीं ना कहीं पिताजी से हाँ, ही। ये बात सही जी। है। मैं भी अगर अभी भी मतलब मुझे लगता है मेरे जीवन में भी बहुत सारा उतार चढ़ाव आया, और मैं धन्यवाद देता हूँ, घर का माहौल ऐसा था। पिताजी किताबें पढ़ते थे, माताजी पढ़ती थी, यहाँ तक कि पिताजी दार्जिलिंग रहते थे तो माँ को कार्टून में करके और किताबें भेजते थे। तो माँ पढ़ती थी ना, तो मैं भी पढ़ता था। मैं आपको बताऊं कि मैं 7-8 सालों में किताबें पढ़ना शुरू कर दिया था। 12 वर्ष की उम्र में मैं गोदान पढ़ गया था, गबन पढ़ गया था प्रेमचंद का। और हाँ, वो नोबेल 12 वर्ष का बच्चा नोबेल पढ़ रहा है, और कहीं ना कहीं माता और पिता सुन रहा। और आज जीवन के उतार चढ़ाव यदि मेरे जीवन में आते हैं तो मैं धन्यवाद करता हूँ कि मैंने वो किताबें पढ़ी। किताबों से बड़ा साहस मिला, बहुत मिलता है। अब देखिए इस समय की यही सबसे बड़ी कमजोरी है कि किताब को लोग छोड़ करके, और ये गूगल वगैरह पर सारी चीजें बड़ा इजीली अवेलेबल हैं। तो इसलिए मोबाइल का या लैपटॉप का या किसी के सहारे से, हालांकि उनको इजीली अब लाइब्रेरी में किताब को खोजना, किताबों को लाइन बाय लाइन पढ़ना, लाइट का समुचित व्यवस्था होना, शांत माहौल होना, वो सब जरूरी था। लेकिन अभी अब किताबों से लोग दूर होते जा रहे हैं। आप भी किए होंगे कि लगभग किताबों से दूर। कई देश तो ऐसे हैं, अमेरिका के मेरे एक दोस्त हैं बलिया के, वो आए हुए थे तो बता रहे थे कि सर वहाँ तो ये पेन पेपर होता ही नहीं। वहाँ तो बच्चा एक टैब लेके जाएगा, टैब में सारी किताबें हैं, टैब में हर चीज़ नोट करेगा, टैब में उधर से जो क्लास मैनेजर जो रहता है, तो क्लास मैनेजर, क्लास टीचर टीचिंग किया, क्लास मैनेजर उसको उस पर ईमेल करके उसको होमवर्क भेज दिया, फिर ये अपना होमवर्क करके फिर उसको अपना यहाँ से सेंड कर दिया। वहाँ पेपर नाम का कोई चीज़ नहीं। तो धीरे धीरे, लेकिन किताबों की अपनी उपयोगिता है, किताबों का उसका असर पड़ता है, उसका आजीवन असर पड़ता है। आजीवन। जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैंने बचपन में पढ़ा, आप भी पढ़े, हाँ। आप किस माहौल से आए, क्या अचीवमेंट आपका रहा। हाँ। मैं कैसे कह रहा हूँ कि मुझे साहस किताबों से मिली। अगर मैंने किताबें बचपन में ना पढ़ी होती तो आज मैं इस मकाम पे ना होता। मुझे बहुत ही पैसे पहले तो सिखाया कि पैसे सोना चाहिए। अच्छे अच्छे लोगों के जीवन में उतार चढ़ाव आता है। और किताब, एक किताब पढ़ने का बाद, अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक बुक पढ़ी थी चित्रलेखा, बहुत जरूर होता कि, तो मतलब उस किताब को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि यदि हम एक किताब पढ़ते हैं ना तो उस आदमी के पूरे जीवन का एक्सपीरियंस होता है। एक किताब हम पढ़ लेंगे तो उसके जीवन का पूरा एक्सपीरियंस मुझे मिल जाएगा। एकदम सही कह रहे हैं। तो किताब सबसे बड़ी एक ये भी चीज होती है किताब में कि किताब जब आप पढ़ेंगे तो वही पढ़ेंगे। अब जब आप टैब पर या मोबाइल पर कोई चीज खोज रहे हैं, उस समय दिग्भ्रमित आदमी होने कब लगता है कि जैसे मान लीजिए कि आप कुछ कोई विषय पर आप पढ़ने जा रहे हैं, अब उसमें कोई ऐसा आ गया, मान लीजिए कोई न्यूज आ गया या कोई चीज ऐसे आते रहता है उसमें, तो उसमें आदमी उलझता है। खास करके बच्चों को हम देखते हैं कि जैसे मान लीजिए मीनिंग ही देखना चाह रहा है या कोई साइंस की बातों को देखना चाह रहा है, तो अब वो जब उस समय खोज रहा होता है, उस समय मोबाइल पर तो सारी चीजें हैं, किताब में वही किताब की ही बात, लेकिन मोबाइल में सारी चीजें हैं। मोबाइल में कहीं से कोई फोन आ गया तो उसमें बात कीजिए, तब तक उलझ गया, तब तक गाना कोई आ गया तो गाना भी सुन लीजिए। आप अपने मुख्य बिंदु से भटक जाए, आपका ध्यान केंद्रित नहीं। जब आप किताब पढ़ रहे तो आप उसी में लगे हुए हैं, रमे हुए। हाँ, बात नहीं आता था कि अरे हम तो इसके लिए मोबाइल लिए थे, तो किताबों में ये बात नहीं है। इससे कुछ हानि भी है, क्योंकि यहाँ के डॉक्टर से वगैरह का लोगों से एक बार मिले तो लोग बताए कि डेफिनेटली इसका रेडिएशन जो है आंखों को खराब करता है, कर रहा है। तो ये सब इसमें कुछ हानि भी है,
कुछ लाभ भी है। लाभ है कि लाइट नहीं हो तो भी आप रात में इसे पढ़ सकते हैं। जो मन में आए, जो पॉइंट आया उस पॉइंट को अगर नहीं समझते हैं तो उसी पॉइंट को फिर उसमें खोजिए और फिर पढ़ सकते हैं। तो इसमें कुछ हानि, मेरिट एंड डिमेरिट बोथ साइड बाय साइड तो है। जीवन के इस पड़ाव में आप जीवन को किस दृष्टिकोण से देखते हैं? जीवन क्या है आपके नजर में? मतलब इतना लंबा अनुभव आपके पास रहा है, वो पिताजी का संघर्ष आपने देखा, विद्यालय डाला, कई परिस्थितियां जीवन में आई, आज आप जीवन को किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए, जीवन को मेरे हिसाब से जीवन में कुछ लोग बहुत कुछ इकट्ठा करने में खुश हो जाते हैं, बहुत कुछ काम भिन्न भिन्न तरह के काम में। लेकिन मेरे हिसाब से जीवन में अगर आप खुश हैं अपने काम से, अच्छे काम से, अगर आप खुश हैं तो वो वही जीवन सफल है। जीवन में आपके पास पैसे कितने हैं, कर रहे हैं उससे खुश हैं, आप खुश हैं बस। तो बस आप अपने कार्य से संतुष्ट हैं और आपके कार्य को समाज भी स्वीकार करता है। समाज भी कहता है कि भाई ये अच्छा काम है, अच्छा काम कर रहे हैं, तो उससे अच्छा काम कोई नहीं है। उससे सबसे बड़ी जिंदगी का वो मैंने अचीवमेंट है, वो ये कहा जाएगा। आप कितने खुश हैं अपने काम? कितने अपने काम से खुश हैं, आपके काम से समाज भी कितना खुश है। मैंने बहुत लोगों से बात किया, बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, लेकिन आज आपसे बात करके कुछ अलग, सिर्फ बातचीत ही नहीं हो रही है, नॉलेज भी होता है। अंतिम प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा, चूँकि कार्यक्रम लंबा ना हो, कि आपने तो काफ़ी अचीवमेंट प्राप्त किया है, अब क्या लगता है कि अब क्या बाकी रह गया है, अब क्या करना चाहिए? क्योंकि शिक्षा को आपने एक नया आयाम दिया, लोगों का नजरिया बदला। जैसा अभी आपने बताया कि 90 के दशक में जब आपने विद्यालय पूरा 250 एडमिशन हो गया, मात्र फी 10 रुपये थी। मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा दर्शकों का भी कि फी 10 रुपये था। आज जो चिल्ला चिल्ली पूरे समाज में है कि शिक्षा कितना महंगी हो गई है, 10 रुपया फी था। तो वहाँ से लेके यहाँ तक का सफर आने के बाद आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए? क्या मतलब अभी भी आपकी नज़र में बाकी रह गया है? देखिए, बाकी तो हमको लगता है कि बहुत कुछ जैसे सुई के नोक के बराबर किए हो और पूरा बाकी पहाड़ हो, उस तरह का लग रहा हो। कई जन्म भी हम ले तो हमारा अभी जो सोच है वो पूरा नहीं कर पाएंगे। लेकिन अभी तात्कालिक कुछ काम, जैसे कि हमको खेल से बहुत लगा, और खेल से ही समाज का सही समुचित विकास जा सकता है। एकदम सही बात है। हाँ, किताबों को पढ़ा करके जब तक यूरोप कंट्री की तरफ, यूरोप कंट्री जो है खेल में बिल्कुल, और जर्मन का हर तीसरा नागरिक समझिए कि यहाँ के स्टेट लेवल के प्लेयर के बराबर होता है। चाइना का एक जिला है मांगडुआन, तो मांगडुआन जिले में अब यही समझ लीजिए कि 600 स्विमिंग पूल है केवल। कितने वेट लिफ्टिंग क्लब है, कितने बॉक्सिंग क्लब है, कितने ये और दूसरे खेलों के क्लब है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं ये कि कितना वहाँ है। वहाँ तो हर आदमी को फील्ड में जाना होता है और हर आदमी अपने आप जाता है, कोई नियम नहीं है, लेकिन हर आदमी अपने आप जाता है। वो ये जो जापान का आप देख रहे हैं कि विश्व का सबसे ज़्यादा ये जो लॉन्गिविटी है, जीवन लंबान जो है सबसे ज़्यादा है, वहाँ जनरल माने सब लोग 100 वर्ष औसत आयु है। तो उसको कई कहते हैं, एक तो सी फूड लोग कहते हैं कि सी फूड लेते हैं लोग, तो सी फूड रियली वो थोड़ा सा न्यूट्रिटियस और ज़्यादा माने अच्छा होता है। उसके बाद दूसरी जो चीज़ है, वो आप जब वहाँ के जीवन पद्धति को अध्ययन करेंगे तो कार रखने के बाद भी लोग 20 किलोमीटर साइकिल से जाके अपना सारा काम करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, पैदल चलते हैं, खेल में मैदान में जाते हैं। तो अभी मेरा आगे का वो जो आप देख रहे हैं वहाँ मैं बना रहा हूँ, तो हम देखें कि अपने जिला नहीं, कमिश्नरी में कहीं ऐसे बीएड कॉलेज बहुत हो गए, ये बी फार्मा हो गए, नर्सिंग के कॉलेज बहुत हो गए, इंजीनियरिंग कॉलेज, खेल का कोई कॉलेज नहीं है, स्पोर्ट्स कॉलेज कोई नहीं है। तो मेरा उद्देश्य यही है कि स्पोर्ट्स कॉलेज यहाँ एक स्टार्ट करने हैं। मेरा आगे का है लगभग स्पोर्ट्स कॉलेज के लगभग मैं जो फिजिकल स्ट्रक्चर जो चाहिए गजब कर दिया। हाँ, तो कि सारी चीजें तो हो रही हैं, लेकिन खेल के लिए होना जरूरी है, क्योंकि आदमी तभी स्वस्थ रहेगा जब तब खेलेगा।
खेल ही है जो आपको मानसिक रूप से मजबूत बना सकता है। हाँ। खेल के लिए हमें गलत रास्ते से रोकता है, हाँ। गलत तरफ जाने नहीं देता है। जिस दौरान हम लोग खेल रहे थे कितना स्वस्थ थे। हाँ। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, हाँ, जीवन में बढ़ी, व्यस्तता बढ़ी, बढ़ी, बढ़ी। खेलना हमने कम कर दिया हाँ, हाँ। और हम धीरे धीरे बीमार हो गए। बीमार की तरफ, मृत्यु की तरफ आदमी तभी जाता है जब खेल से दूर होता है। हाँ बिल्कुल, बहुत ही अच्छा नजरिया हमको लगा। अब बड़ा प्रसन्नता हुई आपसे बात करके, मैं खुश हो रहा हूँ कि आज मैंने आपसे बात किया। आज की जनरेशन को, आज की पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों के माध्यम से? हम आने वाले जनरेशन से यही कहेंगे कि अपने में नॉलेज तो जरूरी है, लेकिन नॉलेज के पहले जो हमारी अपनी क्षमता है, जो हमारा शारीरिक विकास और मानसिक विकास कितना हम अच्छा से कर सकें, तो उसको करना चाहिए। मानसिक विकास के लिए क्या क्या हम करें, शारीरिक विकास के लिए क्या क्या करें, उसके बाद से नॉलेज गैदरिंग, नॉलेज कलेक्शन तो बड़ा इजी चीज़ होता है। कुछ खास बातों को जान लेना, जब हमारे पास हो शक्ति, हमारा ये मेमोरी पावर डेवलप्ड है, मैच्योर्ड है, तो उसको जान लेना, समझ लेना। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप जो जाने उसको माने। और बच्चे को यहाँ एक बार आए हुए थे, ये जो थे क्या नाम है उनका, हुड एसपी साहब, तो वो कहे कि देखिए टीचर तो बोटानी पढ़ाते हैं, दिन रात पौधे के बारे में पढ़ाते हैं, अब बच्चे जब जाते हैं रास्ते पर तो सारा पत्तों को पौधों के नोचते और तोड़ते हुए चले जाते हैं। तो उस पढ़ाई से क्या, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि हम वनस्पति शास्त्र पढ़ा रहे हैं और वो एक बच्चा सूखते हुए पौधे को अगर एक गिलास पानी नहीं दे पाता है, फिर वो पूरा वनस्पति शास्त्र पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं होता है। जो भी हम पढ़ रहे हैं पढ़े जीवन में उतारें, अध्ययन को अपने जीवन में उतारें। बहुत ही अच्छा, बड़ा ही अच्छा लगा सर आपसे बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दर्शकों से कहना चाहूँगा कि उठबाद कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। सर को देख के मुझे यही लगता है, यही लाइन मुझे याद आती है कि ये एक ऐसे शख्सियत हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, इस उम्र के पड़ाव में भी बड़ी ही रुचि रखते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जिससे मिलते हैं उसमें भी रुचि पैदा कर देते हैं। ये बड़ा अच्छा चीज़ मुझे लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने समय दिया। और दर्शकों से कहूँगा कि हमारे कार्यक्रम को ऐसे ही प्यार दुलार बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।